बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स बेटा ऐसे किसी भी एलिमेंट का ना ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होता है लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ना डिफरेंस आता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनके बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगे, इसका मतलब ये है कि किसी एक सिंगल एलिमेंट से ही अलग अलग फॉर्म्स बने हुए होंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस का मतलब है बेटा इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किन के एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं बेटा? कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के ना 3 एलोट्रॉप्स हैं। हमको ये तीनों एलोट्रॉप्स को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला एलोट्रॉप देखेंगे बेटा डायमंड का डायमंड है। डायमंड भी किससे बना हुआ होता है बेटा? ये कार्बन से ही बना हुआ होता है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड जो है ना 3D नेटवर्क की तरह एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसा 3D नेटवर्क होता है जिसके अंदर हर एक कार्बन का एटम बेटा 4 अलग अलग कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है। सपोज करिए ये एक कार्बन का एटम है, तो ये कार्बन के एटम के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक कार्बन का एटम इसके सामने जुड़ जाएगा, एक कार्बन का एटम इसके पीछे जुड़ जाएगा और एक इसके राइट साइड में और एक इसके लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा। तो हर एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है और इसी तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट एग्जिस्ट एज अ 3D नेटवर्क विद ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम किसके साथ बॉन्डेड होता है बेटा? 4 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। इसका नेचर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये अभी तक का जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका नेचर कैसा है? हार्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी बेटा, ये लाइट के प्रेजेंस में ये शाइन करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। ये किस किस काम में आता है बेटा? ज्वेलरी बनाने के काम में आता है और कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स के बनाने में काम में आता है। कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स, मार्बल्स भी कट सकते हैं इससे, ग्लासेस भी कट सकते हैं ना, उनको काटने के काम में ये आता है। हम लोग नेक्स्ट एलोट्रॉप देखेंगे कार्बन का। नेक्स्ट एलोट्रॉप है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में ख़ास बात यह है बेटा, इसके अंदर जो है ना कार्बन के जो एटम्स अरेंज होते हैं वो एक कार्बन का एटम बेटा 3 कार्बन के एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा और ये एक ना प्लेन के अंदर एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हुए चले जाएंगे। हर एक कार्बन का एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा और हेक्सागोनल रिंग्स बने हुए होंगे। बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स बने होंगे। हेक्सागोनल्स का मतलब होता है बेटा 6 साइड्स वाला। रिंग्स बने होंगे बहुत सारे, एक के साथ एक जुड़े हुए होंगे, ये है ना। और ये जो हेक्सागोनल रिंग्स होंगे ना प्लेन के अंदर, इनके ना बहुत सारे लेयर्स होंगे बेटा। एक लेयर ऊपर हेक्सागोनल रिंग्स की ये होगी, एक लेयर उसके नीचे होगी, फिर एक लेयर उसके नीचे होगी। इसी तरीके से बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन एटम बाकी 3 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। किन फॉर्म्स में जुड़ा हुआ होता है बेटा? हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है। और ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है ना, ये प्लेस होते हैं बेटा लेयर बाय लेयर प्लेस होते हैं। ये एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर ये प्लेस होते हैं। इसका बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी कि ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, प्लस ये ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम में आता है मशीन्स के अंदर। बेटा जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स लगी हुई होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर जो ल्यूब्रिकेंट है ना वो ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। ऑयल यूज़ अगर कर लिया तो जो मशीन्स है ना उसके अंदर ग्रीस बन जाएगा, वो चलने में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसको और ज़्यादा स्मूथली चलाने के लिए ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, ड्राई ल्यूब्रिकेंट, और वो ग्रेफाइट का पाउडर होता है, ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। और इसके अंदर बेटा जो पेंसिल के अंदर लीड होती है जिससे लिखा जाता है, उसके अंदर भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। अगला लास्ट हमारा एलोट्रॉप पढ़ेंगे बेटा हम लोग फुलरीन। ये फुलरीन बेटा एक जो फुटबॉल होता है ना उसके शेप का होता है बिल्कुल। ये जो फुलरीन है ये फुटबॉल के शेप का होगा ये। तो देखो इट इज़ अ हॉलो केज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर के शेप में होता है। ये फुटबॉल के शेप में होता है ना। इसका नाम बेटा फुलरीन इसलिए पड़ा है कि यूएस का जियोडेसिक जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक शेप बनाया था जिसका नाम था बेटा बकमिंस्टर फुलरीन। बनाने का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था बकमिंस्टर, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ गया फुलरीन। जो पहला फुलरीन आइडेंटिफाई किया गया था बेटा उसके अंदर 60 कार्बन एटम्स थे। कितने कार्बन एटम्स थे? 60 कार्बन एटम्स थे। दैट इज C60 हम उसको फुलरीन को बोलते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर को कहते हैं बेटा फ्लेक्सिबल नेचर। ये ना ऑल राउंडर नेचर होता है कार्बन का, ऑल पर्पस नेचर होता है ये कार्बन का। इसका मतलब ये है कि कार्बन ना बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ जो है ना जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है और अपने जैसे कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। बेटा हमने अभी तक ये पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स बेटा इलेक्ट्रॉन को ना शेयर करके
कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। उसमें से एक कार्बन भी है। हमने अभी देखा कि कार्बन का एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, वो भी इलेक्ट्रॉन को ना शेयर करके कंपाउंड बनाता है। बेटा इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से कार्बन के ना बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऐसे जो कि बनते हैं। इनफैक्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस करा कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड्स का गढ़ है। कार्बन कंपाउंड हमारे अंदर बहुत सारे भरे हुए हैं, है ना। तो पता ये लगाया गया कि कार्बन कंपाउंड्स पूरी दुनिया के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर हैं। एक एस्टिमेट ये लगाया गया है कि कार्बन कंपाउंड्स ना पूरी दुनिया के अंदर 30 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 3 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बेटा किसी और एलिमेंट के नहीं हैं। सब एलिमेंट्स के अगर हम लोग कंपाउंड्स जो मिला दें, सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो भी वो सब मिलने के बाद भी कार्बन के कंपाउंड्स के कंपैरिजन में भी नहीं आ रहे बेटा। इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स बनने का क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स बनने के 2 रीज़न हैं इसके जो हम लोगों को अब तक पता लगे। पहला रीज़न है बेटा टेट्रावैलेंसी और दूसरा रीज़न है कैटिनेशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कंपाउंड्स बना सकता है। जरा हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट आर एस्टिमेटेड मोर देन 3 मिलियन। 30 लाख से भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स एस्टिमेट किए गए हैं। इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स बेटा किन वजहों की वजह से हैं? टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से हैं। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से हैं। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 एंड केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। कौन कौन से एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना सकता है बेटा? ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। कैसे बना सकता है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज़्यादा ये एटम्स के साथ कंपाउंड बना सकता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इसी वजह से बेटा इसके बहुत सारे कंपाउंड्स है ना नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और क्या वजह हो सकती है बेटा? एक रीज़न और है जिसका नाम है कैटिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये रीज़न है। कैटिनेशन क्या होता है बेटा? द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर्स। बेटा कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से ना कार्बन अपने एटम्स के साथ साथ कार्बन के बहुत सारे एटम्स के साथ ना बॉन्डिंग कर लेता है, डायरेक्ट बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबी सी एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है, या उसके अंदर ब्रांचिंग आ सकती है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, या फिर उसके अंदर बेटा वो जो है ना रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है। ये 2 रीजंस होने की वजह से कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। इन दोनों के रीजंस की वजह से ही कार्बन जो है ना बहुत सारे कंपाउंड्स को शो करता है। बेटा नेक्स्ट हम लोग ना एक क्वेश्चन ये पुट कर सकते हैं कि जो टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है और कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है जो कार्बन एग्जिबिट करता है, क्या कोई और दूसरा एलिमेंट इसको एग्जिबिट नहीं करता है? ऐसा नहीं बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ना कुछ और एलिमेंट्स भी एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टेट्रावैलेंट है। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस ये कैटिनेशन भी शो करता है बेटा। सिलिकॉन टेट्रावैलेंट भी है और कैटिनेशन भी शो करता है, लेकिन ये टेट्रावैलेंट और कैटिनेशन शो करने के बावजूद ना ये ज़्यादा लॉन्ग चेन्स फॉर्म नहीं करता। ये इसके अंदर बेटा ये जो सिलिकॉन है ना ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये अप टू 6 और 7 एटम्स के बाद जो है ना ये और ज़्यादा लॉन्ग चेन को नहीं बना सकता। दूसरी बात बेटा, ये जो सिलिकॉन होता है ना इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। ये अपने स्टेट में ना ये रुकते नहीं हैं, किसी और से जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे। यानी कि अगर जल्दी से रिएक्ट कर रहे हैं तो सिलिकॉन के ना ज़्यादा कंपाउंड्स हमको मिलेंगे नहीं। अब इसी के कंपैरिजन में बेटा अगर हम लोग कार्बन की बात करें ना तो टेट्रावैलेंट भी होता है, कैटिनेशन भी शो करता है, लेकिन कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इनके बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का साइज़ ना बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, जो कि टेट्रावैलेंट्स ही शो करते हैं उन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। अगर इसका साइज़ स्मॉल है बेटा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो न्यूक्लियस है ना वो न्यूक्लियस जो है उसका साइज़ कम होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो आसपास के एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब में रहेंगे। अगर न्यूक्लियस के करीब में रहेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। वो प्रोटॉन्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट चार्जेस की वजह से आसानी से होल्ड करके रखेंगे अपने तरफ जो है ना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखेंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को क्रिएट करता है। हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं। देखिए, सिलिकॉन ऑल्सो शो कैटिनेशन बट द कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल एंड आर वेरी रिएक्टिव। सिलिकॉन भी जो है कैटिनेशन को शो करता है, लेकिन कंपाउंड्स जो है
स्टेबल नहीं होते और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कार्बन के पास ना स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं बेटा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का क्या रीज़न है? ये रीज़न आ सकता है पूछते हुए कि रीज़न ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। क्या रीज़न है बेटा इसका? स्मॉल साइज। किसके कंपैरिजन में स्मॉल है? ये बाकी टेट्रावैलेंट एटम्स के कंपैरिजन में ये स्मॉल है। विच अलाउ न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है न्यूक्लियस? इसको क्या करता है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको होल्ड करके रखता है, उसको बहुत ईजिली होल्ड कर लेता है, इसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती नहीं है। बेटा अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होता है जिनके ना कार्बन के एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता हो, कार्बन के एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता हो और उसके अलावा कार्बन के एटम्स के बीच में कोई नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ना सिंगल के अलावा, एक के अलावा और कुछ भी ना हो, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। बेटा ये जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये रिएक्टिव नहीं होते ज़्यादा, ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इनमें जो है ना और ज़्यादा किसी चीज़ को आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे और ये स्टेबल होते हैं। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बेटा इससे पहले ना हम लोगों ने बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल का हो गया, हम लोगों ने वाटर के मॉलिक्यूल का बनाया। उसके बाद हमने कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम था मीथेन। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। अगर हम लोग मीथेन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे, मीथेन के अपर लेवल के हम लोग कंपाउंड्स को बनाएंगे बेटा, जिसके अंदर एक नहीं एक से ज़्यादा कार्बन होंगे और उन कार्बन के बीच में ना कुछ बॉन्ड्स होंगे। वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं बेटा। पहले हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल है इथेन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H6। इसके अंदर ना 2 कार्बन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 कार्बन्स को हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया है कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं। इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं सॉरी। और इसके आसपास में ना 6 हाइड्रोजन्स हैं बेटा। तो 6 हाइड्रोजन्स को मैंने हर कार्बन के पास जो है ना 3-3 हाइड्रोजन लगा दिया ताकि जो है ना 6 हाइड्रोजन्स कंप्लीट हो जाएं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये कार्बन जो है ना अभी 2,4 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में है। इसको अचीव करना है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8। तो ये कैसे करेगा बेटा? आसपास के हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेगा। इसके अपने पास हैं 4 प्लस 5, 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो सामने वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस कन्फिगरेशन यानी 2,8 के पास पहुंच गया। आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन जो है यहाँ पे स्टेबल हो गया। दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से अपने आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर कर लेगा और ये यहाँ पे जो है बेटा 2,8 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ये अचीव कर लेगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बेटा सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में ना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो बेटा इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है तो ये किसको दर्शाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके आसपास में बेटा हमारे पास हाइड्रोजन्स भी थे और सब हाइड्रोजन का हम ध्यान देखें तो हाइड्रोजन ने हीलियम के नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 हो गया है। तो हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन और कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया? एक पेयर को शेयर किया। तो इन सब के बीच में भी आप एक बॉन्ड बना देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को कौन डिसाइड करेगा? कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स, कार्बन और कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिसाइड करेंगे। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो बेटा वो कैसा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड से हट के 2 या 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे भी। एक एग्जाम्पल मैंने बेटा और लिया है प्रोपेन। बेटा प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो C3H8 होता है। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन्स होते हैं। अब देखो 3 कार्बन्स को हम लोगों ने इस तरीके से प्लेस किया कि सबके 4 इलेक्ट्रॉन्स ना क्रॉस से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए हैं और इसके आसपास में हाइड्रोजन को हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो ये सेंटर वाला जो कार्बन है इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे।
इधर से ऊपर वाले से एक लिया और नीचे वाले हाइड्रोजन से एक ले लिया, इसने इसके 6 हो गए। बेटा राइट और लेफ्ट वाले कार्बन से ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन वाला 2,8 अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी अपने आप को 2,8 में अचीव कर लेगा और ये वाला कार्बन भी अपने आप को 2,8 में अटेन कर लेगा। अगर इस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाना चाहें तो देखेंगे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा सिंगल एक बॉन्ड बनेगा। इन दोनों कार्बन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसके आसपास में बेटा जितने हाइड्रोजन है वहाँ पे तो आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे आप जो है सब जगह सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कैसा कंपाउंड बना बेटा, ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ना एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी देखेंगे आप कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर इन दोनों में से किसी एक के पास बेटा डबल बॉन्ड आ जाता या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, किसी एक के पास भी आ जाता, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं रहता, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं रहता, ये अनसैचुरेशन की तरफ चला जाता। बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने बताया कि अनसैचुरेशन जब होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड वहाँ पे नहीं रहेगा। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बेटा किस तरीके से आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके कार्बन के एटम्स के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के कंपाउंड्स के कार्बन के एटम्स के बीच में, तो वो कैसा कार्बन कंपाउंड कहलाएगा बेटा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। इसके बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेशन की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये ज़्यादा जो है रिएक्शन करके कंपाउंड्स को और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, इसके बेटा हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है इथीन का, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। इसके अंदर बेटा 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब इन दोनों कार्बन्स को मैंने किस तरीके से अरेंज किया है कि कार्बन के ना 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं और ये चारों क्रॉस बेटा इसके सामने यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए और इस वाले कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हैं और चारों हाइड्रोजन्स को मैंने चारों तरफ दोनों कार्बन्स को मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कार्बन के पास अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, 1 2 3 4। कार्बन को नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है, तो वो क्या करेगा, 2 तो हाइड्रोजन से ये अचीव कर लेगा। अब 4 से ये 6 हो गया, बचे इसके पास 2, तो बेटा 2 जो है ना ये सामने वाले कार्बन से ये शेयर करेगा। अब ये कार्बन के पास बेटा अपने तो 4 थे और बाकी कहाँ से आ गए 4, दूसरे से शेयर कर लिया। अब इसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया 2,8 को। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन्स को, सामने वाले कार्बन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर है, ये इस कार्बन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें ध्यान से बेटा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो इससे पहले भी मैंने हमको बताया है कि जब एक से ज़्यादा यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ना 2 बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो इथीन है ना बेटा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया बेटा, इथाइन देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वाले कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इस वाले हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा इसके हो गए 5, लेकिन इसको अभी नियॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो ये 5 के बाद ना सामने वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी कि दोनों कार्बन यही काम करेंगे, अपने जो है 4 लेकर के आएंगे, 1 हाइड्रोजन से ले लेंगे और बाकी सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब ज़रा हम ध्यान से देखें, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में ना 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है।
अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और इसके साइड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो रही है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा ये कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, कैसा कार्बन कंपाउंड होगा, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड होगा, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की, जिसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई कार्बन जो है ना अपने जैसे बहुत सारे एटम्स के साथ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, या उसके जो है ब्रांचेस बना सकता है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से एग्जिबिट होती है बेटा, लॉन्ग चेन्स क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कार्बन के, उसको हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम लोग ना इसके अंदर पढ़ेंगे लॉन्ग चेन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग चेन्स में ना आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल लिखा हुआ है, 4.2 का नंबर लिखा हुआ है टेबल में। उस टेबल को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसमें देखेंगे आप ध्यान से, आपके पास ना कुछ सिंपल कार्बन के कंपाउंड्स है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया। उसके बाद ना कार्बन के जो नंबर्स हैं बेटा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जा रहे हैं। इनके नंबर्स ना कार्बन की जो काउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। 1 से लेकर 6 तक आपके पास यहाँ पे कार्बन के नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये आप ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे ना कार्बन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अलाइंड है, इनके अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं है। तो ये सारा टेबल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट चेन का है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया बेटा ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। बेटा आपको ना नाम के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना, हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं अभी टॉपिक हमारा आगे आएगा, ठीक है। नाम अभी सिर्फ सुन लो। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। मैंने यहाँ पे देखो कार्बन के 4 एटम्स को ऐसे इस तरीके से अलाइन कर दिया है। ये सारे के सारे बेटा एक स्ट्रेट चेन में जो है अलाइंस है, और बाकी यहाँ पे ना मैंने कुछ जगह छोड़ दी है, यहाँ पे एक एक बॉन्ड की जगह छोड़ दी है। यहाँ पे ना हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे ना हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ना हर जगह पे हाइड्रोजन ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि हर जगह पे यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन का। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है बेटा पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे ना 5 कार्बन हैं जो कि एक स्ट्रेट चेन में अलाइन होंगे। देखिए 5 कार्बन हैं यहाँ पे और एक स्ट्रेट चेन में अलाइन है, और इसके सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हर बॉन्ड पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बेटा इसी के साथ हमारा जो इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है ना वो है ब्रांचेस। देखिए ब्रांचेस क्या होते हैं, जब किसी कार्बन चेन के अंदर ना कोई अलग से कार्बन आकर के ब्रांच बना लेगा अपना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल का फॉर्मूला है C4H10। इसका नाम है बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन। इसके नाम के ऊपर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग नाम पढ़ना थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, ठीक है। इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है C4H10, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, लेकिन एक कार्बन ना नीचे ब्रांच बन करके आ गया है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, कार्बन के कंपाउंड्स को जिसके अंदर कार्बन ब्रांच के फॉर्म में आता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ब्रांच चेन। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रांच चेन कहते हैं। देखो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी हमने ना स्ट्रेट चेन के अंदर एग्जांपल पढ़ा था ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला होता है C4H10, और यहाँ पे हमने ब्रांच के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा है बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन, जिसका भी फॉर्मूला सेम है C4H10। तो यहाँ पे ना देखो फॉर्मूला हमको सेम दिख रहा है, फॉर्मूला हमको बिल्कुल सेम दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा जा रहा है और ये स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा ब्रांच आ रहा है। बेटा ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन का ना, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है C4H10, इसी जैसा एक और कंपाउंड है 2-मिथाइल प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आइसोमर्स का डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, यहाँ पे ब्रांचेस के अंदर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 2-मिथाइल ब्यूटेन। नाम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है अभी, आप फॉर्मूला देखिए C5H12 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे किस तरीके से ब्रांच बनाया गया, देखिए 4 कार्बन को हमने एज इट इज सेम लाइन में अलाइन किया गया और एक कार्बन ना नीचे ब्रांच बना करके आ गया। एक कार्बन एक नीचे ब्रांच बन के आया। तो ये कैसा कंपाउंड है बेटा, ब्रांच चेन कंपाउंड है, कार्बन का ब्रांच कंपाउंड है ये, ठीक है। अच्छा इसी के साथ एक और एग्जांपल मैंने ब्रांच के अंदर लिया है बेटा, इसका नाम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका भी फॉर्मूला C5H12 होता है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से अलाइनमेंट हुई बेटा, 3 कार्बन तो सेम चेन में है और यहाँ पे एक एक कार्बन ना ऊपर नीचे ब्रांच के फॉर्म में आ गया।
इतना समझ में आ गया होगा बेटा ब्रांचिंग क्या होती है। जब ब्रांच जो है ना कार्बन के फॉर्म में, कार्बन जो है अलग अलग स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांच बन करके दिखेगा आपको, तो वो ब्रांच चेन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे बेटा, पेंटेन का फॉर्मूला भी C5H12 जो कि स्ट्रेट चेन का है, 2-मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मूला भी C5H12 और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला भी C5H12 है। देखिए ध्यान से, ये तीनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं लेकिन इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको सेम दिख रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर्स कहते हैं। ये तीनों कंपाउंड्स ना एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन तीनों कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ऐसे ही ये दोनों कंपाउंड्स बेटा एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आप लोग आइसोमर्स भी ध्यान से देखेंगे। आइसोमर्स के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि आइसोमर्स ना हमेशा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन इसकी क्या है, एटलीस्ट 4 कार्बन्स शुड बी प्रेजेंट। कार्बन एटम्स शुड बी देयर। ठीक है, कम से कम 4 कार्बन एटम्स वहां पे होने चाहिए। देखो यहां लिख देता हूं मैं कहीं पे, आइसोमर्स के बारे में कहां लिखा जाए, चलो ठीक है। आइसोमर्स के बारे में हमको समझ में आ गया, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आइसोमर्स के बारे में कंडीशन ये है कि कम से कम 4 कार्बन की चेन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके तभी उस कंपाउंड के बेटा आइसोमर्स बनेंगे। अगर हम लोग ब्यूटेन के बारे में देखें तो ब्यूटेन के पास यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसका बाद में एक आइसोमर बन सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ 3 ही कार्बन का कंपाउंड है तो उसका कोई आइसोमर नहीं बन पाएगा। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, रिंग स्ट्रक्चर्स को ना हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये साइक्लिक इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इनका ना रिंग स्ट्रक्चर दिखता है हमको। जब ये कंपाउंड्स बनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये रिंग बना रहे हैं, क्लोज्ड रिंग बना रहे हैं, क्लोज्ड साइकिल बना रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बेटा, उन एग्जांपल्स को समझ करके इस हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहला एग्जांपल बेटा मैंने लिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इसके नाम के ऊपर आपको अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसके फॉर्मूले को देखो आप, C6H12 इसका फॉर्मूला होता है। साइक्लोहेक्सेन का अगर हम लोग सिर्फ कार्बन स्केलेटन बनाएंगे, कार्बन स्केलेटन एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका साइक्लोहेक्सेन का कार्बन स्केलेटन कैसा बनेगा बेटा, आपको ना एक हेक्सागोनल रिंग बनानी है जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से सब ये जुड़े हुए होंगे, है ना। हेक्सागोनल रिंग बना दिए नहीं आपको, हेक्सागोनल यानी कि आपको जो है 6 साइड्स वाला एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको हम लोग हेक्सागन कहते हैं। और ये हमारे पास कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, ये आपका सिंपल कार्बन स्केलेटन है। अब अगर आपको कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो बेटा आप हेक्सागन बनाएंगे कार्बन स्ट्रक्चर से, एक बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से आप इसको जोड़ देंगे। और हर कार्बन के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से देखेंगे, हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन का यहाँ आ गया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 तो सेटिस्फाई हो गए, बचे कितने 2, तो ये एक बेटा हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। हर कार्बन एटम बेटा 2 हाइड्रोजन के साथ ये अटैच होगा। अगर इसको हम ध्यान से देखें बेटा, हर कार्बन एटम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसका फॉर्मूला बेटा C6H12 बन जाएगा, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ था। बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है ना साइक्लोहेक्सेन का, ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार ये भी पूछा है कि साइक्लोहेक्सेन का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं बेटा। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमको सबको पता है कि अगर एक से ज़्यादा हमने एटम्स लिए हैं डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमको सबके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना होता है। तो मैंने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब कार्बन के बेटा मैं जो ना यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं, सब कार्बन बेटा ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। मैं आपको 1 या 2 बताऊंगा, बाकी सबका जो फ्लो है वो इसी तरीके से है सबका। अब इस कार्बन को अगर मैं ले लूँ बेटा, तो इसके अपने तो 4 कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बेटा इस वाले कार्बन का शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का शेयर कर लेगा, बाकी 2 बेटा ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेंगे। तो ये जो कार्बन है बेटा इसने अपने आप को नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अचीव कर लिया। देखेंगे इसके जो है ना 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। एक और कार्बन ले लेते हैं बेटा, ये वाला देखो, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इस वाले कार्बन से और 1 इस वाले कार्बन से। इसके भी इसने अपना नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इसी तरीके से बेटा ये सब बनेंगे, आप जो है अपने हिसाब से बना करके देखेंगे।
बेटा यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही ना हम लोग एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है बेटा साइक्लोपेंटेन। इसका फॉर्मूला ना C5H10 होता है। इसका फॉर्मूला C5H10 होता है। 5 कार्बन होते हैं बेटा इसके रिंग स्ट्रक्चर में और 10 हाइड्रोजन्स होंगे उसके रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। इसका अगर कार्बन स्केलेटन बनाया जाए तो बिल्कुल बेटा सिंपल आपको पेंटागन बनाना है 5 साइड्स का, और आपको कार्बन कार्बन जो है ना अरेंज कर देने हैं बेटा सिंगल बॉन्ड्स के साथ। अगर आपको इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो वैसे ही आप 5 कार्बन को पेंटागन में अरेंज करेंगे सिंगल बॉन्ड्स के साथ, और हर कार्बन के साथ 2-2 आप हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ये इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेटा बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, आप लोग लगा लेना। तीसरी बात, अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर पूछे बेटा तो ये डॉट स्ट्रक्चर जो ना आप जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया था वैसे यहाँ पे आप साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने आप से, है ना, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। बेटा अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमने अभी तक जितने भी रिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, स्ट्रेट चेन्स देखे हैं, ब्रांचेस देखे हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इन सब के अंदर ना कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही पड़ा अब तक हमने एग्जाम्पल के अंदर। क्या इन सब के अंदर बेटा कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा हमेशा? ऐसा नहीं होता है कि बेटा कार्बन कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड्स भी आ सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिनके बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। तो क्या ये स्ट्रेट चेन्स में, ब्रांचेस में या साइक्लिक जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर भी बेटा अनसैचुरेशन हो सकता है? क्या डबल या सिंगल बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए बेटा हमने रिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक और तीसरा एग्जाम्पल लिया जिसका नाम है बेंजीन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजीन इसका नाम है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H6 इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो कैसा बनता है। इसका कार्बन स्केलेटन मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको बेटा 6 कार्बन का हेक्सागन बना लेना है, और इसमें खास बात ये रखनी है कि बेटा कार्बन कार्बन को आप जो ऐड करेंगे, जो अलाइन करेंगे, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंगे आप। एक बार सिंगल बॉन्ड ले लिया, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये इसका कार्बन स्केलेटन हुआ। अगर पूछता है बेटा इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाना है तो आपको इसी तरीके से कार्बन का स्केलेटन बनाना है विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, प्लस हर एक कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को आप ऐड करेंगे। जैसा कि हमने साइक्लोपेंटेन में देखा है कि हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में देखा था कि हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, हर कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑल्टरनेट ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं। डबल और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है जो कि वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। बेटा बेंजीन की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं खास। पहली बात तो ये एरोमेटिक होता है बेटा, इसका अपना ना एक अरोमा होता है, एक फ्रेग्रेंस होता है। हर एक पूरी बेटा ये कैटेगरी है जो एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो बेंजीन जो है ना इनके इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये एरोमेटिक होता है, इसका अपना एक फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है बेटा कि इसके कार्बन कार्बन के बीच में ना ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स दिखेंगे आपको, जैसा यहाँ पे दिख रहा है।